हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मीन्स 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो आपको जेई, नीट और यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम के लिए मीन्स सीयूईटी के लिए हेल्पफुल होगा। मैंने कुछ वीडियो देखे जिसमें मैंने यह पाया कि सब्जेक्ट के अलावा बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं, किंतु स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो में आपको हर एक बात टू दी पॉइंट केवल केमिस्ट्री की मिलेगी, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। इसलिए आपको कंसंट्रेट होकर और लास्ट तक इस वीडियो को देखना चाहिए। यह वीडियो जो है दो पार्ट में बनेंगे हर एक लेक्चर के, किंतु पहले का फर्स्ट ही बनेगा। दो पार्ट में रहेगा ए और बी। फर्स्ट पास इसका थ्योरेटिकल होगा, जो आपको थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, और इसका बी पार्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्यूशन होंगे उसके। तो आप इसको पूरा देखिएगा। मैं फर्स्ट चैप्टर चालू करने जा रहा हूँ। इसके अलावा इसमें नोट्स हैं, मैं यहाँ पर उन्हीं नोट्स को एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा। और ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पर जाके उसको वहां से प्रिंट आउट ले सकते हैं। मेरे चैनल का नाम ध्यान रखिएगा, इसमें आपको एस नहीं लगाना, विनर है, विनर्स नहीं, विनर, विनर एजुकेशन, एजुकेशन पॉइंट। और संतोष बालचंदानी भी लिख देंगे तो आपको दिखाई देगा, संतोष बालचंदानी, बालचंदानी। तो आपको ये चैनल दिखाई देगा, आप वहां से देखिएगा। मैं फर्स्ट चैप्टर को नोट्स के साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। यहां से मैं एक एक, ये फर्स्ट पूरे चैप्टर का नहीं है, ये केवल इस वीडियो के लिए है। बाकी आपको नेक्स्ट में मिलेंगे। और इसमें मैंने आपको जैसा कि बोला कि ये केवल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इसलिए इसमें ज्यादा नहीं है, आपको इसका एक ही पार्ट आपको मिलेगा। सबसे पहले इसका मैं फर्स्ट पेज को एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट पेज को मैं यहाँ पे ले आ रहा हूं। सबसे पहले कि इस चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, तीन बातें आप सोचिए। पहला है राजा राममोहन राय वाज सोशल रिफॉर्मर, इसका मीनिंग क्या हुआ। दूसरा है बैंक में क्रेडिट और डेबिट का काम होता है, टास्क होता है। अब आप इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा। थर्ड को देखिए, आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स ऑक्सीजन को कैरी करती है एनिमल में। और फोर्थ पॉइंट देखिए, सोडियम, ये सोडियम है, सोडियम कंबाइंड विथ क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। अब इनमें आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। पहले में इन तीनों में कोई भी न्यू कंपाउंड नहीं बन रहा है। इनमें किसी प्रकार के कंपोजिशन की बात नहीं की जा रही, यानी संरचना संगठन की बात नहीं की जा रही। बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम वाले भी इस चैनल को देख सकते हैं, इसलिए मैं कुछ हिंदी वर्ड भी यूज करूंगा। तो यहाँ पर राजा राममोहन राय या बेग के बारे में बात की जाए या ऑक्सीजन का सर्कुलेशन के बारे में बात की जाए, तो कोई नया कंपाउंड भी नहीं बन रहा है, नहीं इसमें किसी कंपोजिशन के बारे में बात की जा रही है, नहीं कोई एनर्जी चेंज हो रही है। तो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और इसमें देखिए क्या हो रहा है, देखिए इसमें सोडियम है और वो क्लोरीन से रिएक्ट होता है और एक नया कंपाउंड बनता है। सोडियम आपको मालूम है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, जरा सा टुकड़ा अगर इसका खा लिया जाए तो आदमी कुछ ही क्षणों में डेथ हो जाएगी उसकी। क्लोरीन ज्यादा सूंघ ली जाए तो भी यही हाल हो जाएगा, किंतु दोनों मिलके क्या बना दिया, नमक बना दिया, NaCl बना दिया। तो केमिस्ट्री क्या है, यही केमिस्ट्री है। बाकी तीन क्या है, ये हिस्ट्री हो गई पहली। दूसरे में जिसमें बैंक के बारे में बात हो रही है तो ये कॉमर्स हो गया या इकोनॉमिक्स हो गया। और थर्ड के बारे में बात की जाए तो ये बायोलॉजी हो गई। इनमें कोई न्यू कंपाउंड वगैरह नहीं बना, किंतु यहाँ पर क्या है, नया कंपाउंड भी बन रहा है, उनके कंपोजिशन के बारे में बात हो रही है, एनर्जी के चेंज के बारे में बात हो रही है। तो केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री है ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस। क्या करती है वो, विच डील द स्टडी ऑफ, विच
डील्स द स्टडी ऑफ, किस किस की स्टडी? एक, कंपोजिशन, कंपोजिशन किसकी? मैटर की। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, यहां पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है। कंपोजिशन। दूसरा क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड या मटेरियल की प्रॉपर्टीज की स्टडी करती है। और तीसरा क्या? चेंज, चेंज इन सब्सटेंस या कंपाउंड, सब्सटेंस, और चेंज इन एनर्जी, इनकी स्टडी करती है। इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन केमिस्ट्री कहते हैं। तो डेफिनेशन के रूप में अगर देखे जाए तो केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज एंड चेंज इन द सब्सटेंस इज नोन एज केमिस्ट्री। इसको अपन केमिस्ट्री कहते हैं। अब यहां पर मेरे नोट्स में ये बात नहीं लिखी, जो आगे मैं बोलने जा रहा हूं, ये केमिस्ट्री वर्ड आया कहां से और केमिस्ट्री का हिस्ट्री क्या है, वो इस नोट अगले नोट्स में भी नहीं है। मैं यहाँ पर क्योंकि मुझे ध्यान में आ गया तो मैं बताता चल रहा हूँ। एक्चुअली बच्चों, केमिस्ट्री वर्ड का जो है जन्म कहाँ से हुआ था? तो केमिस्ट्री वर्ड का जन्म हुआ था इजिप्ट से। इजिप्ट नाम की जो कंट्री है, इजिप्शियन वर्ड है ये वर्ड, वो से केमिस्ट्री का जन्म हुआ। केमिस्ट्री का एक्चुअली ये आल केमिस्ट से हुआ है। केमिस्ट्री का जन्म आल केमिस्ट के, सॉरी, आल केमिस्ट से हुआ है। एक्चुअली केमिस्ट्री जो है ना, केम वर्ड से निकली है। केम, जिसका नाम होता है ब्लेक, पर यहाँ पर ब्लेक वाले वर्ड से नहीं लेकर क्या हुआ कि इजिप्शियन जो है उन्होंने केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले स्टडी करी, और जो इस तरीके जो स्टडी करते थे उसको आल केमिस्ट कहते थे। और आल केमिस्ट से केमिस्ट्री नाम का ये वर्ड ड्राई हुआ। याद रखिएगा, आल केमिस्ट से केमिस्ट्री वर्ड ड्राई हुआ। तो ये आल केमिस्ट जो रहते, इस जब ये स्टडी करते थे उस पीरियड को भी आल केमिस्ट पीरियड कहा जाता था। आल केमिस्ट पीरियड कहा जाता था। ठीक है ना, अपन इसकी हिस्ट्री थोड़ी देख ले रहे हैं इसकी। आल केमिस्ट पीरियड, इस पीरियड की क्या खासियत थी? इस पीरियड में क्या था? इन दिस पीरियड डिस्कवरी ऑफ थ्री थिंग्स, तीन थिंग्स की डिस्कवरी हो रही थी, की जा रही थी। किस किस की? सबसे पहले तो इसकी डिस्कवरी की जा रही थी एलेक्सजर की। एलेक्सजर, ये एलेक्सजर का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं अमृत की। अमृत, अमृत की डिस्कवरी की जा रही थी। दूसरी, फिलोसफर स्टोन, फिलोसफर स्टोन। और थर्ड था यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये क्या थे एक्चुअली? ध्यान देना बच्चों, ये जो वर्ड हैं ये सारे इंडियन, एक्चुअली ये जो आल केमिस्ट थे, आल केमिया एक्चुअली बोला जाता था। ध्यान से सुनिएगा, जो इजिप्ट कंट्री को किसी समय आल केमिया बोला जाता था। आल केमिया। और आल केमिया वाले जो लोग हैं उन्होंने तीन बातें सुनी थी इंडिया की। क्या सुनी थी? भारत की, कि भारत में ऐसे अमृत होता है जिसको पीने से आदमी की मृत्यु नहीं होती है। अब ये मृत्यु नहीं होती है जिसको अमृत कहते हैं, तो ये लोग उसकी खोज में लग गए कि हम भी ऐसे अमृत को निकाल लें। मेरा आपसे क्वेश्चन कि क्या वो उस अमृत को प्राप्त कर पाए? अब आपकी बुक में आ जाएगा आंसर, या कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंसर आ जाए, क्वेश्चन आए, तो आप कहेंगे कि नहीं, वो नहीं डिस्कवर कर पाए। किंतु मेरा मानना है कि भाई वो पार्शली तो सक्सेस हो गए। मेडिकल पे अपन जाते हैं और अपन को सिरप मिलता है, वो क्या है? अमृत ही तो है। बीमार पड़ जाते हैं और अपन उसको ले लेते तो ठीक हो जाते हैं। तो उसी की ये डिस्कवरी का, इनकी डिस्कवरी का ये रिजल्ट है कि आपको मेडिसिन मिल रही होती है मार्केट में। अब आप सोचिए, हो गई ना आल केमिस्ट से केमिस्ट्री का जन्म। अब ये फ्लोस्पर स्टोन क्या है भाई? इस फ्लोस्पर स्टोन जो है ना,
इसको हिंदी में कहते हैं पारसमणि, फिलोस्फर, फिलोसफर्स स्टोन। इसको हिंदी में कहते हैं पारसमणि, पारसमणि। ये पारसमणि के बारे में आपने सुना है कि लोहे को टच करने पर वह गोल्ड में कन्वर्ट कर देती है। भाई नागार्जुन ने इसकी डिस्कवरी करी थी, ऐसा बोला जाता है। भाई अगर अपन देखें इसको, तो अगर हम आयरन का एटॉमिक नंबर देखें 26, ये 3 आयरन के एटॉमिक नंबर को मिला दें, मतलब ये इसके प्रोटॉन प्रोटॉन 26 जो न्यूक्लियस में होते हैं, अगर अपन ऐसा मान लेते हैं कि 3 आयरन के एटॉमिक नंबर को प्लस कर दिया जाए तो 78 हो जाएगा। अब ये आयरन का सिंबल है बच्चों, है ना। और Au किसका है? गोल्ड का। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 79। आपने 9th में 10th में पढ़ चुके हैं कि ये जो एटॉमिक नंबर होते हैं ना, जितने एटॉमिक नंबर प्रोटॉन होते हैं उतना एटॉमिक नंबर होता है और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब प्रॉपर्टी इसके ऊपर डिपेंड करती है। और ये है पारसमणि यानी कि पारा, जिसको हिंदी में पारा कहते हैं और इंग्लिश में अपन इसको मर्क्यूरी बोलते हैं। तो इस मरकरी का एटॉमिक नंबर होता है 80। भाई नागार्जुन के पास ऐसा क्या था आज तक किसी को पता नहीं चल पाया, आज तक कोई जान नहीं पाया कि वो उसने क्या करता था। वो इस पारे में से क्या निकालता था, इस मरकरी में से क्या निकालता था, मतलब जो भी निकालता था 1 माइनस करता था। यहाँ इसमें से, है ना, इसमें से 1 माइनस हो जाता था और इसमें प्लस हो जाता था 1। इसमें इसमें अब ये देखो, आयरन में +1 हो जाएगा तो 79 हो जाएगा, इजिकल्स टू 79, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा? गोल्ड के। मतलब इसमें से क्या एक निकलता था और इसमें से एक निकलने पर -1 करोगे तो 79, मतलब इसका एटॉमिक नंबर एक निकलने पर गोल्ड जैसा हो जाएगा। गोल्ड, ये गोल्ड का है और आयरन के 3 भाग आयरन के भी गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जो भी हो, पर बात तो मजेदार थी। अब ये सच है या नहीं है वो तो वही जाने, किंतु इसके पीछे ये अल्केमिस्ट लगे रहे तो उनको कुछ मिला। तो भाई पारसमणि तो नहीं मिली, परंतु उससे बहुत कुछ इनको नई चीजें मिल गई। क्या मिल गई? मेटलर्जी, यानी कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करना और नए नए एलॉयज वगैरह को बनाना, उनकी स्टडी करना। इस तरीके से केमिस्ट्री का फाउंडर हो गए। केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारी बातें आ गई। तो इस तरीके से आल केमिस्टों ने केमिस्ट्री के बारे में बताया। अब बात होती है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो भाई यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है ना, हमारे शास्त्रों में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होता है जिसमें हर चीज दुनिया की घुल जाए। तो भाई ऐसा तो बन ही नहीं सकता और वो आज तक नहीं बना। भाई अगर कोई भी बनेगा तो जिसमें रखोगे वो सब उसमें घुल जाना चाहिए, जिस बर्तन में रखो उसमें भी घुल जाए। तो ऐसा कौन सा हो सकता है? तो वो आज तक इनको नहीं मिला। तो इस तरीके से आल केमिस्ट से केमिस्ट्री का जन्म हुआ, ये केमिस्ट्री का कंसेप्ट था। तो केमिस्ट्री, अब आपसे कोई पूछे केमिस्ट्री क्या है, तो सीधे वर्ड में केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम किसी कंपाउंड के कंपोजिशन की, मटेरियल के कंपोजिशन की, उसकी प्रॉपर्टी की, और उसमें रिएक्शन के दरमियान क्या चेंज होता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन व्हाट इज द चेंज टेक प्लेस, और एनर्जी में क्या चेंज होता है, उसको अपन केमिस्ट्री कहते हैं। अब केमिस्ट्री का ये वाला तो अपन ने देख लिया। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं इसका, ये वाला। केमिस्ट्री के बारे में अगर अपन कह रहे हैं तो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्या है, भाई क्यों केमिस्ट्री पढ़ी जाती है। तो केमिस्ट्री के ये सब आपको नोट्स मिलेंगे मेरे टेलीग्राम पर, और ये चैनल के जो नाम है इसी नाम पे ही वो नोट्स भी डले हुए हैं, विनर एजुकेशन, फाइंड विनर्स नहीं विनर। ठीक। अब अपन आपकी जो बुक को देखें एनसीईआरटी में, तो उसका यहीं से चालू होता है 1.1, जिसमें इंपोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्या है? ढेर सारे केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट है। और थ्योरेटिकल पार्ट में आ जाए तो आप तो बहुत सारी चीजें लिख के आ जाएंगे, ठीक है ना। एग्रीकल्चर में है, बायो केमिस्ट्री में है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, इंडस्ट्रियल में, फूड में है ना, फॉरेंसिक में केमिस्ट्री का यूज है। ढेर सारे बताएंगे, किंतु मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हैं और शॉर्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री का इंपोर्टेंट क्या है? सबसे पहले तो केमिस्ट्री आपके जो पॉलीमर्स होते हैं, देखा ये मैंने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट करके डाली है पॉलीमर्स, क्योंकि मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने कहा पहले वो बोल दूं। ये पॉलीमर्स आपके जो घर है ना, घर की छत पे पाइप लगे रहते हैं,
तो ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी रहते हैं, लंबे पाइप बने रहते हैं। ये क्या, ये पॉलीमर है, ये केमिस्ट्री से बने होते हैं, है ना, पाइप ऐसे निकले हुए आपने देखे। इनको अपन को बोलते हैं पीवीसी। प्लम्बर भी बता देगा पीवीसी कि तो ये केमिस्ट्री का, इसका नाम क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोराइड। तो इसको बनाने के काम में आता है। मेंटेन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स को बनाने में काम आता है। ड्रग्स बनाने में काम आता है। सोप में केमिस्ट्री काम आता है, सोप यानी साबुन बनाने में आती है। अल्केलाई बनाने में, सॉल्ट बनाने में, खाने के सॉल्ट जो रहता है वो, डाई बनाने में, कपड़ों को रंग वगैरह करने में, मेटल्स के एलॉय बनाने में काम में केमिस्ट्री का इंपोर्टेंट यूज है। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी ढेर सारे केमिस्ट्री के यूज है। इसके अलावा केमिस्ट्री हमें हेल्प करती है सिंथेटिक ऑफ मेनी लाइफ सेविंग ड्रग्स। कई लाइफ सेविंग ड्रग्स क्या होती है, केमिस्ट्री से बनती हैं। जैसे सिस्प्लेटिन, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन। और ये टेक्सॉल है। थोड़ी स्पेलिंग यहाँ पर समझ में नहीं आ रही तो मैं लिख देता हूँ, ऐसा लिखा हुआ है टेक्सॉल। इसका यूज मालूम है कहाँ होता है, ये कैंसर के इलाज में यूज होता है। ये टी है भाई, है ना, टी, टेक्सॉल। तो कैंसर के इलाज में काम आता है। और ऐसे ही AZT यानी कि एजिडो थायमिन डायमिन, तो इसका यूज होता है एड्स के लिए, एड्स के पेशेंट्स इसका ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। क्या नाम है इसका, एजिडो थायमिडाइन। तो इसका यूज होता है। दूसरा है सेवरल रहते हैं एडवांटेज इसका। जैसे अपन अगर देखें तो एरो स्पेस में, इंजीनियरिंग में भी इसका यूज होता है। और अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल, ओजोन होल। अब सोचो, ओजोन होल के बारे में अगर पता ही नहीं चले, केमिस्ट्री स्टडी नहीं करती, तो ये पूरी अर्थ से लाइफ ही खत्म हो जाती। ये भी इसका इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है कि जो है आपका बहुत सारी अट्रैक्टिव जो प्रॉब्लम्स, अल्टरनेटिव प्रॉब्लम्स जो रहती हैं, उसका अल्टरनेट प्रोड्यूस करना, सेफर सेफर अल्टरनेटिव इन्वायरमेंटल, मतलब बहुत, जैसे ओजोन होल है, तो ओजोन होल किसके कारण होता है भाई, क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स के कारण हो रहा है। तो उसका अल्टरनेट ढूंढ लिया जाए। तो ये सब कौन हेल्प करता है, केमिस्ट्री करती है। तो यहाँ तक हुआ आपका केमिस्ट्री। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1.2, कह रहा है कि नेचर ऑफ मैटर। ये आपके बुक में जैसा है वैसा ही मैं आपको बताता जा रहा हूँ, है ना। तो मैटर का नेचर क्या है, वो तो भाई बाद में बात हो रही है। पहले तो ये मुझे बताइए आप लोग कि ये मैटर होता क्या है, मैटर किसे कहते हैं। तो अपन उसके नेचर के बारे में बात करें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बता पाओगे, क्योंकि अच्छी तरीके से जानते होगे कि हम मैटर एक्चुअली होता क्या है। तो मैटर क्या होता है, मैटर वह सब्सटेंस थिंग्स होती है, एनी थिंग्स, एनी थिंग्स, वह सभी कुछ जिसमें वॉल्यूम हो, जिसमें जो ऑक्यूपाइज करे, ऑक्यूपाइज करे स्पेस को ऑक्यूपाइज करे, और जिसमें मास हो। ये तीन बातें। तो एवरीथिंग विच हैज द मास, वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस इज नोन एज मैटर, उसको अपन मैटर कहते हैं। अच्छा, अब ये मैटर जो है, जैसे एयर है, एयर आप ट्यूब में हवा भरवाते हैं अपनी साइकिल की या बाइक की। और दूसरा, बैलून में एयर भरी जाती है, ज्यादा भरोगे तो फट जाएगा, तो वॉल्यूम को ऑक्यूपाइज कर रहा होता है। और उसका मास भी होता है एयर का। तो ये हुआ आपका मैटर। अब मैटर और एक और वर्ड होता है, मैटर के साथ एक और वर्ड होता है मटेरियल। तो इनमें मैटर और मटेरियल में, यहां से देखते हैं, ठीक है ना। तो मटेरियल में क्या डिफरेंस होता है, देखो यहां पर हम अरे ये, सॉरी, मैं पेज को वापस ले आऊं, डिलीट हो गया, आ जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो मटेरियल जो रहता है, और मटेरियल और मैटर, ठीक है ना, अपन कहते हैं ना व्हाट मैटर, क्या मैटर है। तो मैटर का वर्ड जो है ना, वो जनरली, मैटर जो जनरली वर्ड होता है, टर्म होता है, यूज किया जाता है। और मटेरियल जो रहता है वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ मैटर के लिए यूज किया जाता है। जैसे
अगर हम किसी दीवार को बना रहे होते हैं तो हम बोल रहे होते हैं कि भाई इस दीवार को बनाने में जो कुछ लग रहा है वो पर्टिकुलर थिंग्स के लिए हमने यूज किया मेटर। किंतु मटेरियल का मतलब होता है, मटेरियल के लिए सॉरी, मटेरियल जो रहता है स्पेसिफिक टाइप का मेटर होता है, स्पेसिफिक टाइप का मेटर होता है जिसको अपन मटेरियल कहते हैं। और मेटर जो रहता है वो यहाँ पर मेटर जो रहता है, केमिस्ट्री इज द मटेरियल, मटेरियल बट इट हैज लिमिट मीनिंग। इसकी मटेरियल की केमिस्ट्री में हम अगर मटेरियल बोलते हैं तो लिमिट मीनिंग होती है। मतलब मटेरियल के लिए हम अगर बात करें तो हमारे पास अगर कहते हैं मटेरियल तो मतलब छोटे स्तर पे बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट लगाना है तो सर फर्स्ट ग्रुप के टेस्ट के लिए कौन सा मटेरियल चाहिए, मतलब आप छोटे में। और मेटर के बारे में बात करी तो एवरीथिंग इज अ मेटर। यहाँ पर मेटर जो रहेगा वो केमिस्ट्री में तो मैंने आपको बता दिया, जो स्पेस को ऑक्यूपाइज करे, वॉल्यूम हो और दूसरा मास हो उसमें। अब हम मेटर को क्लासिफाइड कितने तरीके से कर सकते हैं, तो केमिस्ट्री में हम दो तरीके से इसका क्लासिफाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो हम फिजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन मेटर का, किसका? मेटर। और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन की स्टडी करेंगे। फिजिकल में कितने तरीके का करेंगे, क्या होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन? तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में एक तो होता है फिजिकल स्टेट के हिसाब से, सॉलिड, फिजिकल स्टेट के हिसाब से याद रखिएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये आपके क्योंकि बुक में इतनी ही दी गई है, किंतु याद रखिएगा कि अब केवल तीन फिजिकल स्टेट नहीं है बल्कि दो और हैं। एक बोली जाती है प्लाज्मा, प्लाज्मा, और दूसरी बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन, ठीक है ना, कंडेंस, कंडेन स्टेट, जिसको अपन शॉर्ट में बी ई सी, एस स्टेट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पांच होती है। सॉलिड स्टेट में मैं ज्यादा यहाँ नहीं बोलना चाहूंगा, तो अगर आप देखना चाहें तो भले मैं इसको थोड़ा आपको बता देता हूँ, यह बात अलग है। बाकी इतना ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ देखिए आप इसको। ठीक, क्या है कि पहले तो यहाँ सॉलिड स्टेट के बारे में अगर बात की जाए तो आप जानते हो कि सॉलिड के एट पार्टिकल्स होते हैं जिनके बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इनका डेफिनेट वॉल्यूम वगैरह होता है और डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट साइज होती है। किंतु जो दूसरी होती है लिक्विड, तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है। मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड के कंपैरिजन में, ये सॉलिड है, सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है किंतु गैस के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो जो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है किंतु ज्यादा, इतना भी ज्यादा नहीं होता है कि उसको बहने से रोक सके, इसलिए इनमें टेंडेंसी, लिक्विड है ये ना, लिक्विड में टेंडेंसी होती है काहे की, फ्लो करने की, बहने की, फ्लो करने की, जिसको अपन फ्लूइडिटी कहते हैं, फ्लूइडिटी कहते हैं। और इतना भी कम नहीं होता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स इसकी सरफेस को छोड़ के जा सके। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये तीन स्टेट आपकी बुक में केवल इन तीन स्टेट के बारे में है, ज्यादा इसमें भी अपन नहीं करेंगे, छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं अपन। प्लाज्मा स्टेट को एक बार मैं बता देता हूँ। प्लाज्मा स्टेट एक्चुअली क्या होती है कि एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे बनती है प्लाज्मा स्टेट, ये वाली प्लाज्मा स्टेट हाईली हाई टेम्परेचर पर बनती है, जहां पर इसके पार्टिकल्स कैसे हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, आयनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं।
पार्टिकल्स। ये स्टेट कहाँ पर होती है? तो ये स्टेट अपन को जो इलेक्ट्रिक बल्ब लगे या ट्यूबलाइट लगी हुई है उसमें अपन को देखने को मिलती है, प्लाज्मा स्टेट उसके अंदर होती है। और इसमें चार्ज पार्टिकल्स चार्ज होते हैं। बोस आइंस्टाइन इसकी जस्ट उल्टी होती है। ये सुपर कूलेड होती है, और सुपर हीटेड होती है, तो ये सुपर कूलेड होती है, ठंडी होती है। एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नियर करीबन टेम्परेचर पर बोस आइंस्टाइन स्टेट बनती है, यदि स्टेट बनती है। इनका यूज क्या है बोस आइंस्टाइन स्टेट का? तो इसका बोस आइंस्टाइन का यूज होता है, जैसे मैंने इसका तो बता दिया आपको, बल्ब वगैरह में। और इसका क्या होता है, इसके इसके सेंसर बनाए जाते हैं, और ग्रेविटी को मेजरमेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, और अर्थ के रोटेशन को जानने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो हालांकि ये दोनों आपकी बुक में अभी है नहीं इसका, किंतु फिर भी मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके बाद है आपका पेज नंबर 4 को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस नोट्स के। हम नेक्स्ट जो है इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं। इसको देखिए आप, देखिए जो मैंने आपको बोस आइंस्टाइन का बताया कि बोस आइंस्टाइन जो रहता है उस सुपर फ्लूइडिटी का कैरेक्टर होता है, और इसको इम्प्लीकेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग फिनोमिनन इन एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस साइंस में भी इसका यूज होता है। खैर, नेक्स्ट है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अभी अपन ने जो क्लासिफिकेशन देखा वो फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा, सॉलिड लिक्विड गैस। अब अपन मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन कितने तरीके से होता है? तो केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर का दो तरीके से होता है। एक तो प्योर प्योर सब्सटेंस सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस का मीनिंग क्या? प्योर सब्सटेंस मीन्स है, प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है जिसका है फिक्स्ड कंपोजिशन। कंपोजिशन, देखिए यहाँ पर आपको आपको ऑप्शन आएंगे ना, आप कहेंगे सर यहाँ से कहाँ से ऑप्शन आ सकता है? और कुछ आपको जो भी जो बुक्स वगैरह मार्केट में उपलब्ध हैं वो इतनी डीपली नहीं बता रही होती हैं, और एग्जाम में तो आने के लिए आ सकता है ना, बेस क्लियर हो तो कहीं से भी अपन कर सकते हैं। अपने एनसीईआरटी में दे रहा है ना, ये देखिए कह रहा है फिक्स्ड कंपोजिशन, और ऑप्शन में आ गया कि दे आर मेड बाय द सेम एटम, दे आर मेड बाय द सेम मॉलिक्यूल। इस तरीके से कुछ भी बोल सकता है, किंतु जरूरी थोड़ी एटम सेम हो। अरे भाई, अगर अपन प्योर वाटर है, प्योर सब्सटेंस है H2O जिसमें और कुछ नहीं मिला हुआ है, तो यहाँ पर सेम एटम कहाँ से होगा? यहाँ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है जिसका कंपोजिशन फिक्स हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। तो यहाँ पर इसमें इसमें क्या क्या आ जाएगा प्योर पे? फिर मैं इसको कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें वो सारे आ जाएंगे। कौन कौन से? एलिमेंट आ जाएगा, कंपाउंड आ जाएगा, दोनों, ठीक है ना। एलिमेंट और कंपाउंड प्योर सब्सटेंस में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। जैसे मैंने वाटर बताया वो कंपाउंड है, कंपाउंड्स क्यों है वो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और जो जिसका कंपोजिशन सेम नहीं हो, मतलब वेरिएबल कंपोजिशन हो, वेरिएबल कंपोजिशन कंपोजिशन। तो अपन मेटर को केमिकली रूप से दो तरीके से, तो वेरिएबल कंपोजिशन में कौन कौन से आते हैं? भाई वेरिएबल कंपोजिशन वालों को भी अपन दो तरीके से अपन क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक तो अपन होमोजीनियस होते हैं मिक्सचर, होमोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम, और जीनियस का मतलब होता है पार्ट। और हेट्रो, हेट्रो मतलब अनइक्वल, हेट्रोजीनियस, जीनियस। अब एलिमेंट किससे कहते हैं? कई बार आप क्लास में बच्चों जाएंगे ना 11th में, तो आपसे पूछा जाएगा कि एलिमेंट्स किसे कहते हैं, तब आपको आना चाहिए एक्चुअली एलिमेंट्स होता क्या है।
तो कह रहा है कि कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पर मैं एटम नहीं बोल रहा हूँ, पार्टिकल्स। एटम अपन वहां पर आएंगे, बाद में बोलेंगे जब डाल्टन की थ्योरी को अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि एलिमेंट मतलब कौन से, कंटेन ओनली, एलिमेंट मीन्स कंटेन, कंटेन ओनली सेम टाइप या वन टाइप, वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, ऑफ पार्टिकल्स। मैं आपको है ना एक और बात बताने जा रहा था, यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। मैंने जो हिस्ट्री में आपको बताई कि कैसे इंडियन हुआ, और ऑल केमिस्ट पीरियड बताया। तो ऑल केमिस्ट पीरियड के अलावा जो हिस्ट्री अगर अपन देखें, तो जो केमिस्ट्री के हिस्ट्री को पीरियड में, केमिस्ट्री को कितने पीरियड में डिवाइड किया गया है, तो ये 4 पीरियड में केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। मैं यहाँ पर इसलिए थोड़ा बात को रोक के वहां पर आ जा रहा हूँ, थोड़ा इसको समझने की कोशिश। 4 पीरियड में केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। तो ये 4 पीरियड कौन कौन से हैं? तो भाई एक पीरियड जो मैं आपको बताया कि अल केमिस्ट वाला था, ठीक है ना, केमिस्ट का। और दूसरा था ड्रग्स पीरियड, याद रखिएगा, दूसरा पीरियड ड्रग्स, है ना, ड्रग पीरियड बोला जाता है, पीरियड। और थर्ड जो रहे पीरियड, शार्ट में लिख दिया मैंने, थर्ड होता है, इसको भी याद रखना आप चाहिए, फ्लोजेस्टिन, फ्लोजेस्टिन पीरियड। और लास्ट वाला मॉडर्न पीरियड, ठीक है ना, लास्ट वाला यानी फोर्थ वाला मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड। तो अल्केमिस्ट का तो बता दिया। और ये ड्रग पीरियड क्या था, कि भाई ये इस 17th सेंचुरी के आसपास ड्रग के बारे में बहुत स्टडी की गई थी, तो इसलिए उसको ड्रग पीरियड कहा गया था। और फ्लोजेस्टिन पीरियड, ये फ्लोजेस्टिन वाले जो थे ना 16 से 17 सेंचुरी में, उनका मानना था कि भाई जो मटेरियल है वो, उसको जलाने पर जो लास्ट में कुछ बचता है, निकल जाता है, और जो बच जा लास्ट में सब कुछ निकल जाने के बाद जो बचता है, उसको फ्लोजेस्टिन कहते हैं। उन्होंने नाम दिया भाई फ्लोजेस्टिन। लकड़ी को, जहाँ किसी एलिमेंट को जला दिया जाए, लास्ट में जो कुछ बचेगा वो फ्लोजेस्टिन है। इसी को केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये फ्लोजिस्टिन में याद रखिएगा, ये बर्निंग को बोला गया, सब्सटेंस को भरने के बाद, बर्निंग करने के बाद जो कुछ बचता है उसको फ्लोजिस्टिन कहते हैं, और इस पीरियड को फ्लोजिस्टिन कहा गया। कोई मीनिंगलेस है ये सारे, परंतु कभी एग्जाम में आया तो बता सकते हैं। मैं बात कर रहा था मॉडर्न पीरियड की। भाई मॉडर्न पीरियड के बारे में जब बात होती है ना, तो आप एक वर्ड, इसको मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ क्योंकि इसी में इसी का रोल है। आपने नाम सुना होगा, रॉबर्ट, रॉबर्ट बॉयल, रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल जो है ना, इसको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं, याद रखिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। और एलिमेंट्स की डेफिनेशन भी पहली पहली बार, मॉडर्न डेफिनेशन इन्होंने ही दी। इन्होंने ही बोला था, रॉबर्ट बॉयल ने ही बोला था कि एलिमेंट्स दैट इज मींस द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द substance which made by the same type of particles। फिर से सुनिए, केमिस्ट्री एलिमेंट्स की डेफिनेशन रॉबर्ट बॉयल ने दी थी। क्या बोला था कि ऑल द सब ऑल सॉरी ऑल नहीं, substance which are smallest part of the substance, smallest part of the substance which made by same type of particles। उस समय एटम वर्ड नहीं यूज होता था रॉबर्ट बॉयल के समय में। सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज एलिमेंट्स। इस तरीके से एलिमेंट्स की अपन ने डेफिनेशन रॉबर्ट बॉयल ने दी थी, जिसको अपन ने देखा। अब एक कंपाउंड किसे कहते हैं, तो कंपाउंड के बारे में मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। कंपाउंड का एग्जाम्पल दे के बताऊं तो ज्यादा अच्छा है। भाई ये कंपाउंड जो रहता है ना, इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, वाटर। तो कंपाउंड कौन से होते हैं? कंपाउंड दो या दो से ज्यादा सेम या डिफरेंट, सेम नहीं, डिफरेंट टाइप के एटम आपस में फिक्स एटॉमिक मास रेशो के अकॉर्डिंग जुड़ जाते हैं, तो उसे अपन कंपाउंड कहते हैं। फिर उनको कहीं से भी कलेक्ट किया जाए, कहीं से भी बनाया जाए, उसमें उन एलिमेंट्स के एटम का कॉम्बिनेशन हमेशा फिक्स रेशो में होगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दुनिया में कहीं पर भी जुड़ेगी तो वो H2O यानी वाटर बनाएगी, चाहे वो गंगा का हो, चाहे
किसी पोंड का हो चाहे रिवर का हो, कहीं का भी हो, अगर वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है तो H2O बना देगी, यानी फिर दो हाइड्रोजन के यानी मास और 16 मास, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, इस रेशो में जुड़ेंगे और इनकी प्रॉपर्टी कंपाउंड की अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से जस्ट डिफरेंट होती है, जिससे हाइड्रोजन बर्निंग का काम करता है और ऑक्सीजन उसको सपोर्ट करती है, किंतु जब ये दोनों मिल जाते हैं तो आग को बुझाने का काम करते हैं। ठीक, इसको कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पर कंपाउंड की डेफिनेशन भी है कि कंपाउंड्स मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स बट फिक्स रेशो, किंतु फिक्स रेशो में, शॉर्ट में लिखा है मैंने इसको। और कंपाउंड्स दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मतलब हम कंपाउंड, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, और सॉरी एग्जाम्पल दिया। अब इन्हीं कंपाउंड को अपन दो पार्ट में यानी टू पार्ट में कंपाउंड को हम क्लासिफाइड करते हैं। एक तो कौन सा? एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा? इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स। ठीक, तो इस तरीके से अपन ने कंपाउंड्स का देखा। दूसरा है मिक्सचर। मिक्सचर कैसे होते हैं? वेरिएबल कंपोजिशन वाले। दो तरीके के मिक्सचर होते हैं, एक तो अपन ने बताया हेट्रो और होमोजीनियस। अब इसमें होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ, है ना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, कंपोजिशन यूनिफॉर्म, शॉर्ट में लिख देंगे अपन, है ना। कंपोजिशन कैसा हो? कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे शुगर को वाटर में डिसोल्व कर दो, ये सब पढ़ चुके हो इसलिए मैं शॉर्ट में बताता चल रहा हूँ। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म हो। एग्जाम्पल ढेर सारे दे सकते हो, वाटर, सैंड इन वाटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ने इनका क्लासिफिकेशन देखा मेटर का, है ना। मेटर का दो तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, एक तो फिजिकली और दूसरा केमिकली। फिजिकल में सॉलिड लिक्विड गैस होता है और केमिकली में प्योर होता है, और दूसरा मिक्सचर होता है। प्योर में हमने कौन कौन से देखे? प्योर हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड देखा, और मिक्सचर में हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस देखा। अब अपने आपकी बुक का 1.3 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, 1.3 वाले टॉपिक को। 1.3 वाला टॉपिक क्या कहता है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में। 1.3 का टॉप जो हेडिंग क्या है? हेडिंग है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है ना। एंड देयर मेजरमेंट, मेजरमेंट। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्रॉपर्टी के बारे में, तो मैटर की प्रॉपर्टी कैसी होती है, तो अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में अपन ने देखा, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है? दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर विदाउट चेंजिंग, बिना चेंज किए हुए। दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है मैटर की, एक केमिकल और दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, और मेजरमेंट करना होता है उनको, तो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल, और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी। अब इनका मेजरमेंट भी कहता है कैसे करोगे? तो फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? कह रहा है कि दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड विदाउट एनी चेंज आइडेंटिटी और द कंपोजिशन, जिसके कंपोजिशन को और उसके आइडेंटिटी को चेंज किए बिना मेजरमेंट किया जाए, तो उसको अपन फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कलर है, डेंसिटी है, मास है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब अगर उसके कलर के बारे में बता रहे तो कलर बता सकते हैं कैसा है, और मेजरमेंट कर सकते हैं। उसकी डेंसिटी बतानी होती है तो वो बता सकते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? तो केमिकल प्रॉपर्टी जो रहती है वो प्रॉपर्टी जिसको अपन चेंज होता है,
और उसको मेजरमेंट किया जाता है चेंज होने को। देखो यहाँ पर चेंज होने को मैं थोड़ा थोड़ा सा इन दोनों को दूसरे एग्जाम्पल से, इस नोट में नहीं है वैसे ही बता देता हूँ। तो यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मैंने कहा कि भाई ये सपोज मैंने कहा कि आ, मैंने कहा कि 2 kg, ठीक है ना, 2 kg कैल्शियम ऑक्साइड ले आओ। मतलब व्हाइट वॉश करने के लिए ले आते हैं अपन मार्केट से दीपावली के समय में, ले आओ तो बस आप तोल के लेके आए। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। कैसी है, देखने में व्हाइट कलर का है, ठीक है ना, ये अपन को बस दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर भी देख लिया अपन ने। फिर अपन ने उसके वजन को भी देख लिया, वेट को भी देख लिया। किंतु केमिकल में क्या चेंज होता है, केमिकल में अपन ने क्या करा, इसी में अगर अपन ने कितना पानी डालना चाहिए, पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, CaOH, जिसको स्लेक्ड लाइम कहते हैं, व्हाइट वॉश करने के लिए यूज होता है। तो ये कितना चेंज हुआ इसको मेजरमेंट करना। अब ये मेजरमेंट कैसे किया जाता है, तो 11th में जो 12th वाले बच्चे हैं और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बात कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों आप लोगों को तो मालूम है कि इनकी केमिकल चेंज को कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आपने प्रैक्टिकल किया होगा, तो प्रैक्टिकल में आपने क्या करा, टाइट्रेशन की, है ना। तो टाइट्रेशन में क्या होता है, टाइट्रेशन में मेजरमेंट किया जाता है कि क्या चेंज हुआ, है ना। तो कितना चेंज हुआ उसको मेजरमेंट करना होता है। आप खुद के कलर को चेंज करके देख सकते हो। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी को मेजरमेंट करना होता है। ये जो मेजरमेंट सिस्टम है वो आपका फिजिक्स में डिटेल दिया गया है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल तो एक्सप्लेन नहीं करके केमिस्ट्री के हिसाब से ही करूँगा। तो जो आपके बुक में दिया गया है उसको अपन देखते हैं। तो यहाँ पर मेजरमेंट सिस्टम के बारे में अभी ये नेक्स्ट पॉइंट जो पेज है उसको, इस चैप्टर इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं केवल कितने करूँगा इसमें, यही 5 पेजेस हैं और इस 5 पेजेस के आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप चाहें तो टेलीग्राम से इसको कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेजरमेंट यूनिट जो रहती हैं वो और डिटेल आप फिजिक्स में पढ़ने को मिलेंगी आपको। सबसे पहले क्या होता था कि मैं आपको बता दूं कि ये जो मेजरमेंट सिस्टम है इसको अगर हम पहले के समय में माने तो हर एक कंट्री का मेजरमेंट सिस्टम अलग अलग हुआ करता था। तब दुनिया को इस बात की नीड हुई कि कोई ऐसा मेजरमेंट सिस्टम को डेवलप कर दिया जाए जो कि पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल हो जाए, ताकि ये जो अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम की प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट किया जाए। एक्चुअली क्या होता था, जैसे अगर हम इंग्लैंड के बारे में बात की जाए तो इंग्लैंड लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए क्या करते थे, लेंथ के लिए उनकी जो यूनिट होती थी वो होती थी फुट, है ना, फुट। और मास के लिए होता था पौंड, और टाइम के लिए होता था सेकंड। अब भाई ये फुट किसको बोलते थे, तो अपने यहाँ के जो राजा उनका होता था ना, और उस राजा के फुट लिख दिया मैंने, फुट है ना, फुट। उसके राजा के पैर की मेजरमेंट किया जाता था। तो भाई फ्रांस का जो गए हो या हॉलैंड का राजा हो और कहीं का राजा हो, तो वो इसके फुट को नहीं, वो अपने फुट को, उनके राजा के फुट को मानने लगे। अब भैया इस राजा का मान लेते कि पाँव बड़ा, उस राजा का पाँव छोटा, और उसके बड़ा वाला मालूम चला एक को 7 नंबर आ रहा है, एक को 6 नंबर आ रहा है, एक को 8 नंबर आ रहा है। तो भैया 8 नंबर वाला ठगा जाएगा, वो तो 7 नंबर में या 6 नंबर में के हिसाब से रेट तय हुआ, इसके हिसाब से फुट तय हुआ। तो ये बहुत बड़ी विडंबना हुआ करती थी। ऐसे ही अपने इंडिया में भी कई भागों में आज भी अगर आप सुनोगे तो कहा जाता है कि शेर, शेर मेजरमेंट होता है किसका, शेर मेजरमेंट होता है मटेरियल का, यानी कि तोलने करने के लिए यूज किया जाता है शेर। तो कई जगह पर शेर मतलब हाफ केजी, और कई इंडिया के एरियाज में शेर यानी कि 1 kg। तो मेजरमेंट में ये दिक्कतें आ रही थी। इस प्रॉब्लम को सबसे पहले जो मेन रूप से एक्सेप्ट कर दिया गया, प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया गया, वो 1960 में, 1960 में इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया गया। अब मैं इसमें ज़्यादा डिटेल आपको नहीं बताते हुए सीधा टू दी पॉइंट आ रहा हूँ
इसमें क्या हुआ यार कि जो मेजरमेंट सिस्टम को डेवलप किया गया उसका ना स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट, उसको यूनिट कहा गया और इसको नाम एसआई यूनिट रखा गया। एसआई यूनिट जो है ना, देखो एसआई यूनिट इंटरनेट का फुल, एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब आप कहोगे कि सर इंटरनेशनल, मैंने कहा हाँ, इंटरनेशनल और सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि इसका आई एस यू होना चाहिए, पर इसका नाम तो है एस आई सिस्टम। ऐसा क्यों? एक्चुअली ये जो एस आई सिस्टम है और ये जो लिखा हुआ इंटरनेशनल सिस्टम, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम इंग्लिश में है, इंग्लिश में। और एस आई यूनिट जो सिस्टम का ये है, एब्रिविएशन है फ्रांस के फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। इसका पूरा फॉर्म क्या है फ्रेंच के हिसाब से? यहाँ देखो, मैं यहाँ लिखा है मैंने, ली सिस्टम इंटरनेशनल। ली सिस्टम इंटरनेशनल से लिया गया और यहाँ पर लगा गया ली को छोड़ दिया गया एस आई है ना, सिस्टम यूनिट लिया गया, तो एस आई यूनिट के नाम से इसको बोला गया है। इस एस आई यूनिट को क्लासिफाइड किया गया से फंडामेंटल और डेरिवेटिव यूनिट में, यानी एस आई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एस आई यूनिट को क्लासिफाइड किया गया दो पार्ट में। कौन कौन से? यहाँ लिख देता हूँ, एस आई यूनिट यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, तो सिस्टम ही है ना, सिस्टम ही ऑफ इंटरनेशनल। एक तो कौन से? फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा डेरिवेटिव यूनिट, डेरिवेटिव या ड्राइव यूनिट कह सकते हैं या डेरिवेटिव यूनिट कह सकते हैं। तो ड्राइव लिख देता हूं मैं, तो ड्राइव्ड यूनिट। उसके बाद एक और दिक्कत आई कि एंगल को कैसे मेजरमेंट कर लिया जाए, तो इसलिए एंगल को मेजरमेंट करने के लिए एक और यूनिट आ गई, वो सप्लीमेंट नहीं उसके लिए फंडामेंटल में 7 के बाद आएंगे। एक थी दूसरी सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। इस तरीके 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। जो फंडामेंटल यूनिट है उसको 7 पार्ट में, 7 पार्ट्स। और बाद में पता चला कि दो एंगल को कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो दो और आ गई जिसको सप्लीमेंट्री यूनिट कहा गया, जो मैंने यहाँ लिखा है, सप्लीमेंट्री यूनिट। यानी ये जो ये थर्ड जो है वो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट के साथ आती है, ठीक है ना। तो 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। तो इस तरीके से इन यूनिट को क्लासिफाइड किया गया। इसको मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ आपको। अब इनको डिटेल में मैं देख रहा अपन देख रहे हैं। तो ये डिटेल में 7 फंडामेंटल यूनिट है, पहले उसको अपन देखें। 7 फंडामेंटल यूनिट। बेस फिजिकल क्वांटिटी लिख देता हूं मैं, ये बेस फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा सिंबल इसका, सिंबल, और यहां पर लिख देता हूं नेम और एसआई यूनिट, यूनिट। एसआई यूनिट को मैं सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी में देखें तो फर्स्ट में देखता हूं मास। देखो मैंने यहाँ लिख के रखी है, मैं यहाँ थोड़ा डिटेल लिखते जा रहा हूँ। मास के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं एम, ठीक। और जो एसआई यूनिट का नाम क्या है? नेम। एसआई यूनिट, एसआई
यूनिट नेम। तो क्या नेम होगा इसका? किलोग्राम, किलोग्राम। इसको अपन केजी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल केजी। दूसरा अपन लेंथ के बारे में बात करते हैं। लेंथ, इसके लिए स्मॉल एल यूज करते हैं सिंबल, और इसका यूनिट क्या है? मीटर। मीटर में मापते हैं अपन। और इस मीटर को अपन किस में रिप्रेजेंट करते हैं? एम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूनिट का सिंबल और ये क्वांटिटी का सिंबल। टाइम, तो टाइम, टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल टी से। और इसकी ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड है। याद रखिए, मिनट नहीं, सेकंड, सेकंड। और इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ है करंट। करंट, करंट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से, आई से। और इसका सिंबल क्या है? ये यूनिट क्या है? एम्पियर, एम्पियर। ठीक। और इस एम्पियर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। फिफ्थ है अमाउंट, टेम्परेचर लिख देता हूं। टेम्परेचर, टेम्परे टेम्परेचर को किससे? टेम्परेचर को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट क्या है? केल्विन, केल्विन। और केल्विन को किससे? के से। याद रखिए, केल्विन में डिग्री नहीं लगता है ना, सेल्सियस में लगता है, और सेल्सियस इसका ऐसा यूनिट नहीं है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अपन किससे? मोल से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, कैपिटल ओ एम। और इसको अपन यूनिट को, सॉरी, मोल को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से, स्मॉल एन से। और ऐसा यूनिट क्या है इसका? मोल। और मोल यूनिट को एम ओ एल से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। 7 नंबर क्वांटिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इंटेंसी, ये ए से इंटेंसिटी। इसको इसको अपन ल्यूमिनियस को अपन आई वी से बताते हैं, किंतु इसको, इसका जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कैंडेला होती है, कैंडेला। इसको अपन सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से ये 7 जो यूनिट हैं, ये फंडामेंटल यूनिट कहलाती हैं। क्लियर? 7 यूनिट फंडामेंटल। 3 तो वैसे ही आपको याद है, मास, लेंथ, टाइम, है ना। उसके बाद करंट याद रखिए, करंट की एम्पियर होती है। ये बीच वाले नहीं भी याद होते, ये तो याद होने ही चाहिए आपको। अमाउंट की एन होती है, जिसको मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ल्यूमिनियस की जो इंटेंसिटी की कैंडेला होती है, जिसको सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब ये तो ही आपकी कौन सी? फंडामेंटल यूनिट्स। अब अपन देखते हैं कि डेरिवेटिव यूनिट का मतलब क्या होता है। डेरिव्ड यूनिट का मतलब क्या होता है? डिराइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट का मतलब यह होता है कि जो यूनिट्स रहती हैं वो फंडामेंटल यूनिट से ही पैदा हुई हैं। तो ड्राइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स से हुई है। और इसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि स्पीड की यूनिट क्या है? स्पीड। आप कहोगे यार सर, स्पीड को क्या बताएं हम अब? मीटर बताएं, किलोमीटर बताएं, क्या बताएं? तो भाई, स्पीड को अगर अपन देखें तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक। अब देखो, इस स्पीड की अपन को यूनिट निकालनी है, तो ये डेरिवेटिव यूनिट कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड की यूनिट फंडामेंटल यूनिट से इसका जन्म हो रहा है। देखो, टाइम कैसे होता है? अब पहले तो इसको कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्टेंस को लेंथ से मापते हैं, एल। ठीक। और टाइम को टी।
अब इसका अगर अपन यूनिट देखें तो मीटर, ठीक, एम, और इसको किससे, सेकंड से, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, सॉरी, मीटर पर सेकंड, ऐसा लिखें या यूं लिखें एम एस माइनस वन। तो इन ये क्या हो जाएंगे, ये फंडामेंटल यूनिट कहलाएंगे, क्यों, सॉरी, डेरिवेटिव यूनिट कहलाएंगे, डेरिवेटिव यूनिट। क्यों डेरिवेटिव यूनिट कहलाएगी, क्योंकि ये ड्राइव हुई है, किससे ड्राइव हुई है, फंडामेंटल यूनिट से, ऊपर वाली फंडामेंटल, नीचे वाली फंडामेंटल, उनसे मिलकर एक नई यूनिट बनी, मीटर पर सेकंड, इसलिए इसको अपन ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं, ठीक है ना, ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। अब दूसरी है अपने पास सप्लीमेंट्री यूनिट, मैंने बताया क्या होता है कि इसको बाद में पता चला कि भाई जो फंडामेंटल यूनिट बनाई, सप्लीमेंट्री यूनिट, तो सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री यूनिट, तो बाद में पता चला कि भाई इसकी अगर आपने ये फंडामेंटल यूनिट भाई एंगल को मेजरमेंट करना हो तो किससे करें, तो भाई सप्लीमेंट्री यूनिट फिर आ गई, उसके बाद में के लिए भैया फंडामेंटल के साथ दो और यूनिट है, वो भी मेन ही है, इनको सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में बोला गया। अगर आप एंगल को मेजरमेंट करने के लिए होते हैं ये एंगल, सप्लीमेंट्री यूनिट एंगल को मेजरमेंट करने के लिए, तो अगर प्लेन एंगल को मेजरमेंट करना है, प्लेन एंगल को, तो प्लेन एंगल के लिए रेडियन यूज किया जाता है, इसकी यूनिट है प्लेन एंगल के लिए रेडियन, रेडियन, और इसको अपन किससे बताते हैं, आर ए डी से बताते हैं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ये याद रखने का है, आर ए डी, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो अपन को समझ ही नहीं पाएंगे वो कि अरे ये तो ये था, बाद में पता चला ये था, इसलिए अपन को ध्यान रखना है कि ये प्लेन मिरर के लिए, और अगर प्लेन एंगल के लिए, और अगर सॉलिड एंगल हो तो सॉलिड एंगल के लिए कौन सा, स्टे रेडियन, ठीक है ना, स्टे रेडियन, और किसके लिए ये सॉलिड एंगल के लिए, सॉलिड एंगल के लिए, और इसको कैसे बताते हैं, स्टे रेडियन को एस आर करके, एस आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरीके से अपन ने इनकी यूनिट देखी अपन ने। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने बुक में और जिसको अपन को एक्सप्लेन करने होंगे, वो है आपके मेजरमेंट के रिलेशन है, वो थोड़ा बहुत जैसे टेम्परेचर वगैरह का, तो कैसे मेजरमेंट किया जाता है थोड़ा उसको भी मैं अभी बता देता हूँ। तो फिर अपन 1.4 पे चलेंगे, इसको 1.3 का ही आगे 3.3 करके चलता है, पर पहले अपन इसको देख लेते हैं थोड़ा सा और करके, फिर मैं इस वीडियो को लेक्चर को ख़त्म करके नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। दूसरा टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर का जो दिया गया है, टेम्परेचर वॉल्यूम वगैरह का किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है, उसको तो डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बाकी टेम्परेचर का बता रहा हूँ। टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है, C इजिकल्स टू 5/9 और F -32, ठीक है ना। ये आपको इसका रिलेशन आपको याद रखना है। दूसरा क्या होता है कि जैसे केल्विन निकालना होता है, तो केल्विन क्या होता है, केल्विन इजिकल्स टू 273 प्लस टी डिग्री, कुछ जगह पर आपको ऐसा मिलेगा, डिग्री तो नहीं, या किस जगह ऐसा मिलेगा 273.15 प्लस टी, दोनों बातें सही है, जनरली ये एक्यूरेट ये है, ठीक है ना। अब इनका रिलेशन, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि वह कौन सा टेम्परेचर की रेंज है जिस पर सेल्सियस और फेरेनहाइट, ये एफ फेरेनहाइट है ना, ये एफ फेरेनहाइट, तो सेल्सियस और फेरेनहाइट टेम्परेचर दोनों इक्वल हो जाते हैं, वह कौन सा टेम्परेचर का रेंज है। तो आप हो सकता है कि कहें कि सर हमें भूल गए और एग्जाम में तो आया, हम लिख के नहीं आए, तो भैया भूलने की बात नहीं है, आप इसको अपने हिसाब से निकाल सकते हो, है ना। तो फेरेनहाइट और इसको कैसे निकाल सकते हो, आप इसको दोनों को एक्स मान लो, क्योंकि दोनों को सेम टेम्परेचर दोनों पे चाहिए, तो दोनों को एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, कौन से रेंज पे ये दोनों सेम होते हैं, तो C इजिकल्स टू 5/9 एफ डिग्री फ़ारेनहाइट -32, है ना ये डिग्री, तो इन दोनों को अपन एक्स मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स डिग्री, ऐसा कर देता हूँ, तो कलर चेंज कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स डिग्री इजिकल्स टू
5/9 और ये भी हो जाएगा x डिग्री -32 कर देते हैं। दोनों को सेम होगा तो सेम मतलब दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। कौन सी टेम्परेचर पर सेम होते हैं तो उसको निकालना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ तो ये हो जाएगा 9x इजिकल्स टू, फिर क्या है अपने पास, ये 5 बच गया इधर और x -32। ठीक, अब अपन क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होगा अपने पास 9x इजिकल्स टू 5x, 5 का अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ ना, और 5 का इसमें करेंगे तो ये 5 2 जा 0 1 और 15 और ये 60। ठीक, अब इसको इधर ले आ रहे हैं तो ये हो जाएगा 9x -5x को इधर ले आएंगे तो 5x इजिकल्स टू -160। तो ये क्या हो जाएगा 4x इजिकल्स टू -160। तो x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा -160 डिवाइडेड बाय 4। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। तो x इजिकल्स टू -40 क्या आएगा, x इजिकल्स टू -40 यानी कि -40 पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू सेम रहती है। माइनस ये डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस इक्वल्स टू -40 होता है। ये इस रेंज पर दोनों का सेम होता है टेम्परेचर। तो यहाँ तक, और नेक्स्ट जो रहेगा आपका, जो इस चैप्टर का बाकी आपकी अलग बिल्कुल करता है 10th और 9th से, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजंस, सिग्निफिकेंट नंबर और साइंटिफिक नोटेशन और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये सारे पॉइंट को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का जो आएगा मतलब सेकंड पार्ट रहेगा फर्स्ट चैप्टर का, फर्स्ट सेकंड पार्ट जो रहेगा वो ए और बी में डिवाइड रहेगा। मैं फिर कह रहा हूँ उसका बी पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और बहुत बड़ा होगा, क्योंकि उसमें सारे एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल और एसर्शन वगैरह सबका डिटेल एक्सप्लेनेशन करके आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और बच्चों, मेरा ब्लेसिंग है आप बहुत आगे बढ़ें, किंतु मेरे इस चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, पूरा देखें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। थैंक यू।